भारत में डेयरी फार्मिंग का बहुत बड़ा स्कोप है। बफेलो में बेनिफिट भी हो रहे हैं, अच्छा फार्म चल रहा है। कई बार क्या है, लोग चीटिंग भी कर रहे हैं। 20 लीटर की तो बफेलो आप ले आएंगे, लेकिन इतना आसान नहीं है दूध से प्रॉफिट आए। अभी हम बात करते हैं बड़े बड़े कारपोरेट में, हम बात करते हैं तो दूध से बेनिफिट, अकेला दूध पे ही काम करके बेनिफिट नहीं लिया जा सकता। छोटे हों या फार्मर, ब्रीडिंग पे जरूर जाएं। दोस्तों, भारत में जो डेयरी फार्मिंग है ये एक बढ़ता हुआ सेक्टर है। मिल्क प्रोडक्शन के मामले में भारत अव्वल दर्जे का देश है और भारत में डेयरी फार्मिंग का बहुत बड़ा स्कोप है। बड़े बड़े फार्म्स भारत में पिछले कुछ सालों में बने हैं और ये भी रफ्तार लगातार जारी है। लेकिन जब बात डेयरी फार्मिंग की आती है, उससे ज़्यादा प्रॉफिट की आती है, तो यहाँ पर सबसे पहले जिक्र होता है ब्रीड का। जो मवेशी आप पालेंगे दूध के लिए, दूध प्रोडक्शन के लिए, उनका ब्रीड कितना प्योर है, कौन सी ब्रीड आप रखेंगे, उस पर आपका जो प्रॉफिट है वो डिपेंड करता है और आपके फार्म की लाइफ भी उस पर डिपेंड करता है। और इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं कि ब्रीडिंग की जब बात आती है तो भैंस की बात करें, बफेलोज की बात करें तो मुर्रा नस्ल है वो अव्वल दर्जे की मानी जाती है। तो मुर्रा नस्ल की भैंसों की ब्रीडिंग की क्या क्वालिटी होती है और ब्रीडिंग में प्योरिटी कितनी ज़रूरी है और उसमें क्या खास चीज़ें ध्यान रखने की योग्य बातें हैं, ये आज हम जानने वाले हैं। भोपाल के संदीप चौरसिया जी हमारे साथ हैं। उनकी एक सोसाइटी है जिसके ज़रिए वो ब्रीडिंग पर काम कर रहे हैं पिछले कई सालों से। उनका एक वास्ट एक्सपीरियंस है जो पशुओं की ब्रीडिंग को लेकर। तो ब्रीडिंग को लेकर किसानों को बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, वो कन्फ्यूज़न आज हम दूर करने वाले हैं इस वीडियो में। नमस्कार, आपका स्वागत है फ्रीडम प्लेटफॉर्म पर। तो आपको मैं संदीप से मिलवाऊँ उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही एक चीज़ आपको और करनी है, फ्रीडम ऐप डाउनलोड कर लीजिए। नमस्कार संदीप। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया सर। सर, आपकी मुर्रा बफेलोज तो बहुत अच्छी है। आपके बताएं, सबसे पहले अपने बारे में बताएं कि आप क्या करते हैं और कहाँ से बिलोंग करते हैं। सर, मैं भोपाल से हूँ, मध्य जी, प्रदेश से जी। और यहीं मैं पला बड़ा हूँ जी और अभी मैं क्या कंप्यूटर इंजीनियर भी हूँ। जी कंप्यूटर का काम है मेरा, लैपटॉप वगैरह हम लोग ठीक करते जी हैं। और साथ में ही पिछले 4 साल पहले मैंने गायों के ऊपर काम शुरू किया था शुरुआत में। अभी मैं 80% बफेलो के ऊपर काम कर रहा हूँ और बफेलो में बेनिफिट भी हो रहे हैं, अच्छा फार्म चल रहा है। साथ साथ मैंने ब्रीडिंग पे भी काम शुरू किया। पहले मैंने खुद सीखा, उसके बाद फार्मर्स को सिखा रहा हूँ अभी। और एमपी में कुछ कंपनीज के डिस्ट्रीब्यूशन है सीमन को लेके हमारे पास, काफ़ी अच्छा काम चल रहा है। आंध्रा से भी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है, मुर्रा के लिए स्पेशली आंध्रा में बहुत अच्छा काम हुआ। उनके ही कुछ नस्ल के सीमन हम लोगों ने मंगाए मध्य प्रदेश के फार्मर के लिए, जिनसे मुझे लगता है आगे आने वाले समय में हमारे मध्य प्रदेश में भी करीबन 20 लीटर से 30 लीटर की बफेलो तैयार यहाँ खुद होगी लोकली जी, पर डे कैपेसिटी पर डे। यस। तो संदीप, बात आई कि आप कंप्यूटर से जुड़े हुए, फील्ड से जुड़े हैं और आप उसके रिपेयरिंग का और उसका जो पूरा टेक्निकल काम देखते हैं, तो उसके साथ साथ आपने जो ब्रीड्स जो इम्प्रूवमेंट का है, नस्ल सुधार है, ये भी आपने शुरू किया। तो बफेलो जो होती है मुर्रा नस्ल की, उसकी क्या खास चीज़ें, अगर कोई फार्मर खरीदने जाए तो उसके क्या फीचर है जिससे उसको पता लगे कि ये मुर्रा नस्ल की बफेलो है? सर, मुर्रा जो पाई जाती है बेसिकली हरियाणा से ही पाई जाती है, तो कोशिश करें कि लोकली बफेलो ना खरीदें, क्योंकि कई बार क्या है, लोग चीटिंग भी कर रहे हैं, जो मैं देख रहा हूँ अभी कि यूपी की बफेलो या बिहार से बफेलो लाके मुर्रा बना के भी देते हैं। तो मेरा ये है कि अच्छे लोगों से जुड़े। और मुर्रा बफेलो की अगर आपको जानकारी लेने तो बहुत सारे कैरेक्टर हैं, हो सकता है कि समय कम पड़ जाए, तो आप हरियाणा जाके छोटे छोटे फार्मर हैं उनसे जाके भी सीख सकते हैं। और मुर्रा की पहचान ये है कि एक तो पतली चमड़ी होना चाहिए, उनकी जो टेल है वो ऐसी हो कि रिबन की तरह हो, रस्सी की तरह मुड़ जाए, सींग गोल। कई बार हम बात करते हैं सींग के ऊपर चले जाएंगे तो ब्रीड देखेंगे नहीं, तो हर चीज़ जैसे खूबसूरती है तो उसकी एक कॉस्ट बनती है मुर्रा में। अगर बहुत अच्छा अडर क्वालिटी है, अडर क्वालिटी आप देख सकते हैं, थन दूर दूर होना चाहिए और सारे थन ऑलमोस्ट एक जैसे होने चाहिए। जैसे पीछे के थन में कितना दूध आ रहा है इनको देखें और कितना लंबा दूध दे रही है बफेलो। मेन इंपॉर्टेंट ये है कि 20 लीटर की तो बफेलो आप ले आएंगे, लेकिन इतना आसान नहीं है। अभी मैं सुनता हूँ 20 लीटर 30 लीटर की हर कोई बात करता है, लेकिन जनरली 12 से 15-16 लीटर की बफेलो भी अच्छी मानता हूँ मैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ बफेलो होती हैं 100 में एक आध की जो 20 लीटर दूध देती हैं। अभी नस्ल सुधार पे काम जारी है। जैसे हम ग्लोबली बात करें तो 35% बफेलो की आबादी कम हो चुकी है इंडिया में, लेकिन दूध का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, मतलब नस्ल सुधार पे इंडिया में काम रेगुलर चल रहा है। तो ब्रीडिंग का जब जिक्र आता है, बात आती है,
तो ब्रीडिंग कितना ज़रूरी है? डेयरी फार्म्स जिस तरह से भारत में अब बढ़ रहा है, भारत के जो छोटे किसान हैं वो भी डेयरी फार्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। 2 पशु है, किसी के पास तो 4 बना रहा है, 4 है वाला 6 बना रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है सेक्टर। जी। तो इसमें ब्रीडिंग कितना इम्पोर्टेंट है? सर ब्रीडिंग की अगर हम बात करें, एक छोटे किसान की भी बात करते हैं हम जी। तो अभी हम लोग गाँव में जाते हैं, कई जगह जाते हैं, तो फार्मर को ब्रीडिंग का पता ही नहीं जी। जब हम उसको बताते हैं तो उसको मजाक लगता है कि क्या ब्रीडिंग है, हमारे यहाँ तो ठीक है हो रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि अगर आपकी 8 लीटर की भैंस है और आपको बच्चे तो तैयार करने ही हैं, भले आप ब्रीडिंग करें या मेल यूज़ करके उस पर ब्रीडिंग करें, कैसे भी करें, तो मेरा यही फार्मर से कहना है, छोटे हों या फार्मर, ब्रीडिंग पे ज़रूर जाएं और ब्रीडिंग करने के लिए कोशिश लगातार करते रहें। एक बार में हार नहीं माने। कई बार सीमन से कंसेप्शन नहीं आता है तो फार्मर को लगता है कि सीमन से कंसेप्शन नहीं आ रहा है तो वो बुल यूज़ करते हैं। अब बुल के ना तो रिकॉर्ड हैं और उसमें क्या बीमारी है ये भी नहीं पता, इसलिए इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हमारे भारत में है, कुछ सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान हो रहा है जिसमें अच्छे बुल के सीमन हमें उपलब्ध है। और एक डेयरी में एक सांड को रखना एक अपने आप में बहुत बड़ी कॉस्ट दिखाता है वो, कि महीने का 3 से 5 हज़ार रुपये का खर्चा उसमें होता है। और एक सीमन की अगर हम कॉस्ट की बात करें, अच्छे से अच्छा सीमन भी 200 रुपये में अवेलेबल है, तो उससे अच्छा है कि आप सीमन यूज़ करें। और नस्ल सुधार की बात करूं तो बच्चे तो आपको वैसे भी पैदा कराने हैं और बड़ाई करने भी हैं, तो अच्छी ब्रीड का जब आप बच्चा पैदा करेंगे तो आपकी बफेलो जैसे 8 लीटर की है और अगर आपने उसमें 20 लीटर या 25 लीटर का बुल का सिलेक्ट करके रिकॉर्ड से सीमन लगाया है, तो आपके पहले ब्यात में जो बच्चा आएगा वो लगभग 14-15 लीटर से शुरुआत होगी उसकी, जो कि एक 8 लीटर से डायरेक्ट हम 13-14 लीटर पे पहुंचेंगे। तो एक अच्छी शुरुआत है कि 2 बफेलो का दूध एक ही बफेलो दे रही होगी जी। तो उसके लिए काफ़ी बड़ा बेनिफिट है कि 2 एनिमल के खर्चे में आप एक एनिमल ही पालें और दूध उतना ही ले लें उससे। तो ये तो बात हुई आपका कि ब्रीड की प्योरिटी की जब जिक्र आता है, जब हम उसकी बात करते हैं, तो प्योरिटी कितने ब्यात के बाद या कब उसकी हासिल की जा सकती है? उस ब्रीड के एकदम कह सकते हैं कि हम एकदम प्योर पे सर ऐसे तो कहा जाता है, ऐसे तो हम बात करते हैं 7 पीढ़ी की, हम लोग रेगुलर बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ अंश तो होते ही हैं हर जगह कि हम बोलते हैं 7 पीढ़ी का असर होगा, तो ये सही है। लेकिन अगर हम अच्छे सीमन का चुनाव करते हैं और इनब्रीडिंग नहीं करते हैं तो धीरे धीरे आप ये समझिए कि 3rd पीढ़ी में आपकी ये कह सकता हूँ 95% प्योर हो जाएगा। 100% तो नहीं कह सकता क्योंकि 7 पीढ़ी का जो सिस्टम है वो है, एनिमल में हो या इंसानों में वो है, कहीं ना कहीं उसका असर होता है। तो अगर हम ब्रीड की बात करें तो इसका जो मुर्रा की हम बात करते हैं, तो मुर्रा की क्या कैपेसिटी है मिल्क की? आप तो यहाँ पर आपके फार्म में कितनी भैंसें हैं, मुर्रा क्या कैपेसिटी है उनकी? क्योंकि लोग बहुत बढ़ा चढ़ा के बातें करते हैं, तो उसके बारे में बताएं। सर मुर्रा अभी मेरे पास कुछ जैसे मिल्किंग वाले मुर्रा बफेलो हैं, वो करीबन 10 के आसपास हैं जी। कुछ प्रेग्नेंट हैं और कुछ बच्चे हैं जो कि रिकॉर्ड के साथ हैं। बहुत अच्छे सीमन के बच्चे मैं तैयार कर रहा हूँ ताकि मैं दिखा पाऊँ कि ब्रीडिंग क्यों ज़रूरी है। बहुत बड़े बड़े फार्म देखे हैं मैंने, 500, 800 भैंसों वाले, लेकिन ब्रीडिंग के नाम पे वहाँ कुछ नहीं देखता। तो मैं उन लोगों को भी दिखाना चाहता हूँ कि ब्रीडिंग करके हम किस स्टेज पे पहुँच सकते हैं, उतनी ही मेहनत करनी है जो आप ऑलरेडी कर ही रहे हैं, लेकिन बेनिफिट डबल ले सकते हैं। और जो ब्रीड के एनिमल हैं, अगर आप उसको इनाफ पे रजिस्टर्ड करते हैं, इनाफ एक पोर्टल है सरकारी, अगर उस पर आप सीमन की डिटेल डालते हैं और उसको रजिस्टर्ड करते हैं इनाफ में, तो वो एनिमल को आपको टैग देख के ही पता चल जाएगा कि ये बच्चा किस बुल का है, इसकी मदर का क्या रिकॉर्ड था, तो आपको परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मेरा ये है कि ब्रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और अगर आप ब्रीडिंग नहीं करेंगे तो आप सफल होना बड़ा मुश्किल है। आपको हर साल बच्चे बाहर से खरीदने पड़ेंगे या नई बफेलो हर साल खरीदनी पड़ेंगी, जिनकी कॉस्ट आज की डेट में बात करूँ तो मिनिमम 1 से 1.5 लाख 2 लाख तक भी बफेलो मुर्रा मिल रही हैं, क्योंकि कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है क्योंकि इनकी आबादी कम हो रही है जी। और जब ब्रीड पे हम बात करते हैं ना, तो वो एनिमल दूध भी बहुत अच्छा देता है, शांत स्वभाव का होता है। जितना अच्छा दूध देने वाला एनिमल होगा उतना शांत होगा, आपको प्रॉब्लम कम जाएगी जी। तो वो चीज़ देखता हूँ मैं उसमें। तो अभी आपके डेयरी फार्म की बात करें तो आपके पास कितने एनिमल्स हैं? क्या गायें भी आप रखते हैं? सर मैं एक बिजनेस मॉडल पे ही काम कर रहा हूँ, एक्चुअली फार्मर के लिए काम कर रहा हूँ जी। तो इसमें हमने कुछ एक साइकिल बनाते हैं हम लोग, जिसमें 10 बफेलो के साथ 3 से 4 गाय रखते हैं। ऐसा एक मॉडल तैयार कर रहा हूँ जिसमें फार्मर को दूध से प्रॉफिट आए। अभी हम बात करते हैं बड़े बड़े कारपोरेट में हम बात करते हैं, तो दूध से बेनिफिट, अकेला दूध पे ही काम करके बेनिफिट नहीं लिया जा सकता जी। लोग बताते हैं हमने लाखों रुपए कमा लिए, करोड़ों कमा लिए, लेकिन ये अगर हम जमीनी स्तर पे बात करें तो उनको ये नहीं पता कि उनके एनिमल में दवाइयों का खर्चा कितना आया जी, फीड का कॉस्ट कितना आया। वो बात करते हैं कि 40 रुपए लीटर दूध बिका हमारा गाय का या भैंस का 50-55 रुपए चला गया, और हमारे फीड की कॉस्ट जो दिन भर की आ रही है वो आ रही है 300 रुपए।
जी। और 600 रुपए का दूध बिक गया तो 300, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक दिन या 2 दिन की बात नहीं है, ये बात है सालों साल की, क्योंकि एक ब्रीडिंग करने में कम से कम 3 साल का समय लगता है, तब आप उस ब्रीडिंग के रिजल्ट देख पाते हैं। इसके लिए आपको रेगुलर मेहनत करनी पड़ती है जी। तो इसको ही बताने की कोशिश किया है मैंने मध्य प्रदेश में कि ब्रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है जी। 10 लीटर के एनिमल को हम 20 लीटर का बना सकते हैं, 20 से 40 पे भी पहुंचा जा सकता है, टाइम लगता है जी। आप बाहर से एनिमल खरीद के लाते हैं, उसका ना तो आपके पास रिकॉर्ड है, ना उसका व्यवहार कैसा है, दूध देने में कैसा है, कितने लंबे समय तक दूध देता है, या हो सकता है 4 महीने ही बहुत अच्छा दूध दे, उसके बाद दूध ना दे, तो ये आपको कुछ पता नहीं होता। उसके लिए 1-1.5 लाख का 2 लाख का इन्वेस्टमेंट करके ही आपको पता करना पड़ता है। अपने यहाँ ब्रीडिंग करेंगे उतने में आप अपना एनिमल तैयार कीजिए, अपने घर के बच्चे तैयार कीजिए और उसकी परफॉर्मेंस आप देखेंगे बहुत बड़ा अंतर आएगा। जी। तो ये ब्रीडिंग सबसे ज़रूरी चीज़ है जो आज डेयरी फार्मिंग और जो हमारे भारत के किसान हैं जो पशुपालन करते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ सबसे बड़ी है। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी। तो इसके लिए इंडिया में क्या स्थिति है, सीमन जो अवेलेबल हैं मार्केट में, अगर हम मुर्रा की बात करें तो वो क्या किसान समझे कि प्योर है? सर मेरा यही कहना है, ये गलती होती है, जैसे यूपी में भी कई जगह सुनता हूँ, कुछ फार्मर्स के फ़ोन भी आते हैं कि नकली सीमन आ रहा है हमारे यहाँ, तो ये बहुत बड़ी नुकसान का कारण बन रहा है। नकली सीमन से ब्रीड उनकी ख़राब हो रही है। तो मेरा ये है कि जो ऑथराइज लोग हैं या डिस्ट्रीब्यूशन हैं, कंपनीज बताए उनके बारे में कि ये हमारे ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर बताए डीलर के बारे में, और एक लिस्ट जारी करे इंटरनेट पे कि मुर्रा के सीमन यहाँ अवेलेबल है। कंपनी भी जारी करे कि इस जगह से आप हमारे प्योर सीमन ले सकते हैं। और सीमन में भी एक बहुत बड़ा रोल होता है डिस्ट्रीब्यूटर का, डीलर का, कंपनी का, और इसके बाद जो एआई करते हैं उनका। तो एआईटीज जो होते हैं, गौ सेवक आजकल बना रही है सरकार, उनको रोजगार दे रही, तो उनसे भी मेरा ये है कि आप अपना काम ईमानदारी से करें। 10-20 रुपए के लिए लोकल सीमन यूज़ नहीं करें, अच्छा सीमन यूज़ करें, क्योंकि आपके 20 रुपए किसी के 20,000 बनेंगे आगे आने वाले समय में। तो ये मैं देख ही रहा हूँ कि जो हम लोगों ने कई जगह सीमन भेजे थे, वहाँ वो गाय सेल हो रही थी 45,000 में। हम लोग प्रैक्टिकल पे ही बात करते हैं। तो जब वो बच्चा पैदा हुआ तो वो 65,000 में भी उस फार्मर ने नहीं बेची, क्योंकि बच्चा इतना अच्छा था, उसको मालूम था आगे ये लाखों का बच्चा होने वाला है। तो इस चीज़ों के बेनिफिट छोटे छोटे देखने को मुझे मिल रहे हैं मध्य प्रदेश में, और अभी हमने नस्ल सुधार पे काफ़ी बड़ा काम किया है, और बहुत सारे सीमन जहाँ सीमन नहीं पहुँच सकते थे वहाँ पहुँचाए भी है। मेरी टीम है, दिन रात लगे रहते हैं हम लोग काम करने, फार्मर्स के लिए सीखते भी है, सिखाते भी है। सीमन भी टाइमली, क्योंकि सीमन क्या है, आज अगर हमें चाहिए तो आज ही उसकी रिक्वायरमेंट है, कल नहीं होगी। तो समय पे सीमन पहुँचेगा, फार्मर के यहाँ कंसेप्शन अच्छा आएगा। रखरखाव बहुत इंपॉर्टेंट है सीमन का। अगर आप सीमन का रखरखाव सही से नहीं रखेंगे तो भी एक फार्मर का मिनिमम, अगर एक सीमन खराब होता है या एआईटी की गलती या डीलर डिस्ट्रीब्यूटर किसी की भी गलती, तो एक फार्मर का 1 महीने का लॉस 3,000 रुपये का होता है। तो 3,000 रुपये नुकसान उठाता है आपकी एक गलती के कारण। तो वो चीज़ें मैं देख रहा हूँ, उसी में सुधार करने की कोशिश कर रहा हूँ। लोग अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहे, आपकी कौन सी सोसाइटी है जो ब्रीड पे काम करे, ब्रीडिंग को लेकर? सर हम लोग ब्रीडिंग पे तो मेन हमारा काम है, फारकाऊ वेलफेयर सोसाइटी मेरी एनजीओ का नाम है, जो हमने 2019 में खोला था, अभी लगभग 3 साल हो गए हैं, और काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग हमारे काम को, और मुझे भी इस बात की खुशी है कि मैं 1-2 घंटे निकाल के भी फार्मर्स के लिए कुछ सीख पा रहा हूँ और सिखा पा रहा हूँ। और जो नई टेक्निक आ रही हैं मार्केट में, वो हम जैसे लोग ही आपको बता पाते हैं, किसान को बता पाते हैं, क्योंकि किसान के पास इतना समय नहीं होता कि वो चीज़ों को सीख पाए नए सिरे से। तो हम जैसे लोग माध्यम बनते हैं उनको नई टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस कराने के लिए, और उनको बताने के लिए कि ये चीज़ें मार्केट में नहीं आ रही हैं, और इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा है जो आप पहले करते थे, तो उससे भी बेनिफिट मिल रहा है। जैसे बच्चे को दूध पिलाना है तो अभी मिल्किंग बॉटल आ गई, तो वो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, उनसे आप मेजरमेंट ले सकते हैं कि कितना दूध पिलाना है। वो आपके ऊपर है कि आप 1.5 लीटर पिलाना चाहते हैं, 1 लीटर, क्योंकि कई बार हम गाय के थन में दूध छोड़ते हैं तो पता नहीं होता, हो सकता है वो 200 ग्राम हो या 3 लीटर हो, तो उससे नुकसान बच्चे का ही है, कम मिलेगा तो भी। तो इसलिए मेजरमेंट एक पार्ट है कि हर चीज़ को आप मेजर करके काम करें, तो उससे आपका नुकसान बचेगा, और एक्चुअल जहाँ जो चीज़ पहुँचनी है वहाँ पहुँचेगी भी। जी, ये वाला सबसे बड़ी चीज़ है। तो संदीप चौरसिया जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ब्रीडिंग जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, इसको लेकर बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो आपको शुभकामनाएं, आपका जो सोसाइटी है बहुत अच्छा काम करे, एनजीओ। तो ये संदीप चौरसिया जी हमारे साथ है, जो बता रहे थे कि कितना ज़रूरी है ब्रीडिंग, खास तौर से जब एनिमल्स की बात आती है, डेयरी फार्मिंग की बात आती है, तो भारत में ब्रीडिंग की प्योरिटी या ब्रीडिंग का इम्प्रूवमेंट है वो बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा दूध का उत्पादन होगा उतना ज़्यादा फायदा किसानों को मिलेगा। तो दोस्तों, ये मुलाकात हुई आपकी संदीप चौरसिया जी से, जो ब्रीडिंग को लेकर काम कर रहे हैं, और ब्रीडिंग बहुत ज़रूरी है, ये आप उनको सुनकर समझ चुके हैं।
क्योंकि ब्रीडिंग पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपके आने वाले जो पशुओं की नस्ल है वो बहुत ज़बरदस्त होगी, उनकी मार्केट प्राइस तो बढ़ेगी, आपका दूध उत्पादन भी दोगुना हो जाएगा, इससे आपकी कमाई है वो दोगुनी हो जाएगी। ये पक्का है अगर आप ब्रीडिंग पर ध्यान देते हैं। तो दोस्तों, फ्रीडम यात्रा का मध्य प्रदेश पड़ाव है, ये भोपाल है, भोपाल का गुनगा गांव है, यहाँ पर फार्म है, यहाँ पर ब्रीडिंग को लेकर काम चल रहा है। तो ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ और ऐसे ही जो ज़मीन से जुड़े हीरो हैं जो भारत को बदलने में जुटे हुए हैं, ना वो सिर्फ खुद को बदल रहे हैं बल्कि आने वाले वक्त के लिए अपने साथ हज़ारों किसानों को भी बदलने की कोशिश में लगे हैं, या डेयरी फार्मिंग से जुड़े लोगों को बदलने की कोशिश में लगे हैं, ताकि उनकी लाइफ बेहतर हो, उनका मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा हो और पशुओं की ब्रीड है, नस्ल है, वो बेहतर हो। इन तमाम चीज़ों को लेकर काम में लगे हैं। तो ऐसे ही हीरो से आपकी मैं मुलाकात करवाऊंगा अगले वीडियो में, और ऐसे ही कहानियां मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा फ्रीडम यात्रा के दौरान। तो आप बने रहिए हमारे साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि जो दूसरे हमारे किसान साथी हैं उनको भी इसका पता चले कि ब्रीडिंग कितनी ज़रूरी है, अच्छी ब्रीड का पशु है वो आपको कितना फ़ायदा दे सकता है, और अगर आपका ब्रीड अच्छा नहीं है तो वो आप पर आर्थिक तौर पर बोझ भी बन सकता है, और आपका प्रॉफिट है इसमें डेयरी फार्मिंग को लेकर वो कम हो सकता है। तो दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक चीज़ आपको और करनी है वो है फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करना है। फ्रीडम ऐप पर एक पूरा कोर्स है डेयरी फार्मिंग को लेकर। अगर आप उस कोर्स को देखेंगे तो डेयरी फार्मिंग कैसे शुरू करनी है, कैसे उसको रन करना है, और कितना उसमें प्रॉफिट है, ज़्यादा प्रॉफिट आप कैसे कमा सकते हैं, और आप कैसे अपने दूध को बेहतर ढंग से मार्केट कर सकते हैं, ये आप वहाँ पर सीखेंगे। क्योंकि दूध को बेचना आना अपने आप में कला है। जो दूध आप प्रोडक्शन करते हैं उसके घर पर जो आपको प्राइस मिलेगी वो एक होगी, लेकिन अगर आप उसको सही ढंग से उसको ब्रांडिंग करके बेचेंगे तो उसका दोगुना प्राइस आपको मिल सकता है, जैसे कि बहुत सारे किसान करते हैं, डेयरी फार्मर्स करते हैं। तो आप उसको भी सीख सकते हैं। तो दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।